External Affair Insights। समय था साल 2017 और जगह था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच। इस सम्मेलन का मुख्य भाषण देने वाले थे दुनिया के एक कम्युनिस्ट देश के मुखिया शी जिनपिंग। आने वाले समय में हमें फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को आने वाले समय में फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक उदारवादी रवैया अपनाना होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस मुख्य भाषण के ये कुछ प्रमुख हिस्से थे जो कि निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यचकित करने वाले थे। दुनिया के एक कम्युनिस्ट नेता द्वारा इस प्रकार का दिया जाने वाला भाषण निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था और यह एक असाधारण घटना थी जहां पर एक कम्युनिस्ट देश का मुखिया ग्लोबल फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहा था। क्योंकि यदि बीते वर्षों का इतिहास देखा जाए तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी प्रकार से फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की सपोर्टर नहीं थी, लेकिन इन सब से उलट शी जिनपिंग दुनिया में एक अलग ही चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मानो कि वे दुनिया में फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ध्वजवाहक अमेरिका का एक विकल्प दुनिया को चाइना के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। शी जिनपिंग दुनिया में एक ऐसी चाइना को दिखाना चाहते थे जो कि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर तानाशाह के लिए कभी न कभी कठिन समय जरूर आता है और शायद शी जिनपिंग के लिए भी ऐसा कठिन समय आने वाला है। ऐसे में क्या होगा शी जिनपिंग का आखिरी दाव? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर हम दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहां आने वाली वीडियोस आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके नॉलेज को इन्हांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। बीते वर्षों में शी जिनपिंग की चाइना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती हुई दिखी और ये साफ साफ दिख रहा है शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना अपने लेगेसी को वापस से प्राप्त करना चाहता है। बीते वर्षों में चाइना ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को फॉलो किया और अपने इस डिप्लोमेसी को पूरा करने के लिए चाइना ने बेल्ट एंड रोड जैसी इनिशिएटिव्स को भी शुरू किया। बीते वर्षों में चाइना ने वेस्टर्न फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया और आज के समय भी यदि देखें तो दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल उलट चाइना ट्रंप द्वारा लिए गए सभी टैरिफ लगाने के निर्णयों का भी ब्रूटल तरीके से चाइना ही रिप्लाई कर रहा है और दुनिया के दूसरे देशों से उलट आज के समय चाइना ट्रंप के ट्रेड वॉर का एक ब्रूटल रिप्लाई देने के लिए भी तैयार है। लेकिन चाइना आखिर ये कैसे कर पा रहा है और चाइना के इस प्रकार के एग्रेशन क्या चाइना को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, चाइना भी अगर ट्रंप के साथ इसी प्रकार से एग्रेशन में उलझता है तो ये चाइना के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होगा। लेकिन फिर भी आज के समय शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? आज के समय शी जिनपिंग जिस प्रकार के चाइना को दिखाना चाहते हैं, एक समय में चाइना बिल्कुल इसका उलट हुआ करता था। यदि हम चेयरमैन माओ के दौरान के चाइना को स्टडी करें तो यह आज के समय की चाइना की तुलना में कम्प्लीटली अलग था। चेयरमैन माओ जहां चाइना को दुनिया से काफ़ी हद तक आइसोलेट करके रखते थे और मुख्यतः वेस्टर्न कंट्रीज से वे चाइना को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करके रखते थे। चेयरमैन माओ चाइना की विशाल जनसंख्या को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से भी बचा करके रखना चाहते थे। चेयरमैन माओ के दौरान चाइना की प्रायोरिटीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन पर था, ना कि दुनिया के अलग अलग देशों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना। और चेयरमैन माओ के अंडर चाइना के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ तो ख़राब थे ही, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि चाइना के रिलेशन उस समय सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी अच्छे रहे होंगे, परंतु कहानी ऐसी भी नहीं थी। हाँ, उस समय चाइना को कम्युनिज्म जैसे आइडियोलॉजीज सोवियत यूनियन से ही प्राप्त हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसके रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। यानी कि देखा जाए तो माओ जेडोंग के समय चाइना वाकई में काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था और उसका पूरा फोकस कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर
रूढ़िवादी मान्यताओं को बढ़ाने पर था। यहाँ तक कि यदि हम आज के समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देखें, तो जिस समय माओ जेडोंग द्वारा चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर सख्त रूढ़िवाद को फैलाया जा रहा था, तो उस समय शी जिनपिंग भी एक किशोर बालक थे और उनको भी उस समय के चीनी सरकार के सख्त अनुशासन के दौर से होकर के गुजरना पड़ा था और उनके अनुसार भी यह उनके लिए अत्यंत ही कठिन था और यही सभी कारणें उनके अंदर एक विरोधी स्वभाव को पैदा करने का कारण रही। लेकिन भविष्य शायद चाइना को एक रूढ़िवादी देश के तौर पर नहीं देखना चाहता था, बल्कि भविष्य चाइना को एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर देखना चाहता था और शायद इसका समय भी अब आ चुका था। ईयर 1976 में चेयरमैन माओ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से चीन जैसे कम्युनिस्ट देश का नेतृत्व डेंग शियाओपिंग के हाथ में आ जाती है। और यदि देखा जाए तो डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चाइना माओ जेडोंग वाली चाइना से बिल्कुल ही अलग थी। डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चाइना अब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करता हुआ दिखाई दे रहा था और वो चाइना जो कि वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी हद तक कटा हुआ था, अब डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी तैयार था। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर का समय भी चल रहा था और अमेरिका की यही इच्छा थी कि वह सोवियत यूनियन के प्रभाव को चाइना में काफ़ी हद तक कम कर दे और इसीलिए उस समय अमेरिका ने चाइना के साथ कोऑपरेशन करने का निर्णय किया और इसे लेकर के डेंग शियाओपिंग जो कि उस समय चाइना का नेतृत्व कर रहे थे, वो भी काफ़ी हद तक उत्साहित थे। वे अमेरिका के साथ मिलकर के चाइना को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो चुके थे। हालांकि डेंग शियाओपिंग जैसे नेताओं की फोकस वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जैसे इश्यूज़ पर बिल्कुल भी नहीं थी। वो मुख्य तौर पर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को ही बढ़ाना चाहते थे और उनका मानना था कि चाइना को वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जैसे इश्यूज़ पर ध्यान न देते हुए साइलेंटली अपनी इकोनॉमिक माइट और मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर ही होना चाहिए। 1990 से लेकर के साल 2010 तक हुए इकोनॉमिक ग्रोथ के बल पर चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका था। साल 2008 में चाइना बीजिंग में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर रहा था और चाइना के इस ओलंपिक मेज़बानी के दौरान पूरी दुनिया ने चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक अचीवमेंट को महसूस भी किया। हालांकि अब आने वाले समय में चाइना एक बहुत बड़े ट्रांजिशन की तरफ बढ़ने जा रहा था। साल 2013 में चाइना में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिला, जहां पर अब चाइना का नेतृत्व हू जिनताओ जैसे नेताओं के हाथों से निकल करके शी जिनपिंग जैसे नेताओं के हाथ में आ चुकी थी और चाइना में हुए इस पावर ट्रांजिशन ने चाइना की सरकार की सभी पॉलिसीज़ को अब बदलने जा रही थी। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना अब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बनने वाला था और इसके ऊपर इसके आसपास के देश जैसे कि भारत और जापान द्वारा किए गए डिप्लोमेटिक बिहेवियर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था और आगे चल करके चाइना दुनिया में हो रही अलग अलग जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर कमेंट करने से भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। मानो कि अब चाइना अपने आप को दुनिया में यूएस के हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए खड़ा हो चुका था और ना केवल जियोपॉलिटिक्स बल्कि वर्ल्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की क्षेत्र में भी चाइना अब अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनाने की तरफ बढ़ रहा था। यदि देखा जाए तो यूएस डोमिनेटेड जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, ये सभी लोन देने से पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाती हैं और दुनिया के अलग अलग छोटे छोटे देशों को इन सभी संस्थाओं से लोन ले पाना काफ़ी कठिन भी हो पाता है और इन्हीं सभी कारणों को चाइना ने अपने लिए एक मौके के तौर पर ही देखा और इसी को साधते हुए चाइना ने आगे चल करके वन बेल्ट वन रोड जैसी इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट की। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चाइना ने दुनिया के अलग अलग देशों को लोन बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के छोटे छोटे देशों के लिए ये काफ़ी आसान था कि अब उन्हें काफ़ी आसानी से लोन्स मिल पा रही थी, लेकिन इन देशों को मिल रही इन सभी लोन्स की शर्तें पूरी दुनिया से छिपा करके रखी जा रही थी, जो कि आने वाले भविष्य में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज भी क्रिएट करने वाला था। भारत के ही एक पड़ोसी देश श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका ने भी महेंद्र राजापक्षे जैसे नेताओं के नेतृत्व में चाइना से काफ़ी ज़्यादा लोन्स ले लिए और चाइना ने श्रीलंका जैसे देशों में ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं थी। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता था कि श्रीलंका में इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आगे चल करके फेलियर साबित हो, जिसके वजह से ताकि चाइना श्रीलंका जैसे देशों को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाने का काम करे
और हुआ भी कुछ ऐसे ही। चाइना से लिए गए भारी भरकम लोन्स को आगे चल कर के श्रीलंका जैसे देश दे पाने में सक्षम नहीं हो पाए, और इन्हीं सभी वजहों से श्रीलंका को अपने हम्बन टोटा जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन को चाइना को 99 ईयर्स के लीज पर देने की आवश्यकता पड़ गई, और आगे चल कर के इसने भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज भी पैदा की। और श्रीलंका यह दुनिया का इकलौता उदाहरण नहीं है। अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने चाइना से कुछ इसी प्रकार से लोन्स ले रखे हैं, और आने वाले समय में चाइना की डेब्ट ट्रैप में कई देश फंसते हुए ही दिखाई देंगे। लेकिन शायद अभी भी दुनिया के अलग अलग देश चाइना की इस डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को समझ नहीं पाए हैं। वेस्ट के कई आर्टिकल्स ने तो चाइना की इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नियो कोलोनाइजेशन का भी नाम देने का प्रयास किया। हालांकि शी जिनपिंग केवल इकोनॉमिक फ्रंट पर ही नहीं बल्कि मिलिट्री एक्सपांशन की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। शी जिनपिंग ने कई बार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। शी जिनपिंग ने अपने भाषणों में कई बार चाइना की आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। लेकिन आखिर चाइना भविष्य में किसके साथ युद्ध करना चाहता है? यदि देखा जाए तो शी जिनपिंग भविष्य में ताइवान को चाइना में मिलाने को लेकर के प्रतिबद्धता जता चुके हैं, और वे किसी भी कीमत पर आने वाले कुछ वर्षों में ताइवान पर हमला करके उसे चीन में मिलाने का भी काम करना चाहेंगे। साथ ही साथ उनके अग्रेशन भारत, जापान और साउथ चाइना सी के अलग अलग देश जैसे कि वियतनाम और फिलीपींस के बीच भी अलग अलग समय पर दिखाई देते रहते हैं। यानी कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना अपने 6 वॉर स्ट्रेटेजी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाएं निश्चित तौर पर दुनिया में वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। वहीं आज के समय अमेरिका में मौजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी चाइना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आते ही चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी थी, और उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ्स भी इम्पोज कर दिए थे। और इसके विरोध में शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना भी काफ़ी शार्पली रिएक्ट करते हुए अमेरिका पर भी उसी प्रकार के टैरिफ्स लगाते हुए दिखाई दिया। और चाइना से कई ऐसे बयान भी आए कि वे अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर या दूसरे किसी प्रकार के युद्ध में भी जाने के लिए तैयार है। आखिर चाइना किस प्रकार के युद्ध की तरफ इशारा कर रहा था, और चाइना और अमेरिका के बीच हो रहे इस प्रकार के टेंशन आने वाले भविष्य में इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी क्रिएट कर सकता है। वहीं यदि हम शी जिनपिंग को देखें तो शी जिनपिंग ने भी अपने कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा के रख दिया है, और कम्युनिस्ट पार्टी में अपने कद को बिल्कुल चेयरमैन माओ के श्रेणी में ला करके रख दिया है। जहां डेंग शियाओपिंग की चाइना वर्ल्ड में हो रही जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर किसी प्रकार के कमेंट करने से बचती थी और अपना पूरा फोकस केवल अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पर रखी हुई थी, तो वहीं आज के समय शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना मानो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही घटनाओं पर टांग अड़ाने के लिए ही खड़ा है। वहीं पश्चिमी मीडिया से ये खबरें आ रही है कि चीन में शी जिनपिंग को पद से हटाया जा रहा है और वहाँ एक तख्तापलट होने वाली है। पर पश्चिमी मीडिया की हेडलाइंस हमेशा ही एजेंडा ड्रिवन और मिसलीडिंग होती है। ऐसे में अभी इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, भारत जैसे देश के लिए ऐसे विषय पर नज़र बनाए रखना जरूरी होगा। और यदि भविष्य में वाकई में ऐसा होता है तो एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट आपको इस विषय पर वीडियो बना करके जरूर अवगत कराएगा। हालांकि हम यही आशा करेंगे कि आने वाले वर्षों में चाइना की कम्युनिस्ट नेतृत्व को उसके द्वारा किए गए एग्रेसिव निर्णय किस प्रकार से उसकी छवि को दुनिया में ख़राब कर रही हैं, इस विषय को वो समझ पाएंगी और आगे चल करके सही निर्णय ले पाएगी। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा, या फिर चाइना वर्ल्ड रियलिटीज़ को समझते हुए दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन करता हुआ दिखाई देगा? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का कि चाइना द्वारा लिए जा रही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भारत और इंडो पैसिफिक के दूसरे देशों के लिए किस प्रकार की चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। तो आशा करते हैं कि आप इसका जवाब सही से लिख पाएंगे। और यदि आपके कोई प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके।
तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।